नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इस चर्चा की शुरुआत के पहले ही मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं और वो ये है कि चूंकि आज मैं एक ऐसे विषय पर बातचीत करना चाह रहा हूं जो कि बहुत गंभीर है, बहुत मसालेदार नहीं है, रोज़मर्रा की घटनाओं से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा धैर्य और संयम की मांग करता है। आपसे निवेदन ये है कि आप धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो देखें, क्योंकि आज जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं वो दुनिया में किस तरह से बदलाव आ रहे हैं और जो बदलाव आ रहे हैं उनके पीछे बड़ी शक्तियां क्या काम कर रही हैं, कैसे काम कर रही हैं, इसका एक अध्ययन है, इसका एक विश्लेषण है। ये देखने की कोशिश हो रही है कि कौन सी प्रवृत्ति है, कौन सी परिघटना है जो दुनिया को बड़े पैमाने पर प्रभावित और संचालित करने जा रही है। तो अब मैं चर्चा की शुरुआत करता हूँ। विलियम डेल रिम्पल ये जाने माने ब्रिटिश इतिहासकार हैं। उन्होंने द अनार्की जैसी बहुत महत्वपूर्ण, बहुचर्चित किताब लिखी है। उन्होंने हाल में एक इंटरव्यू में बात कही थी और वो ये थी कि आर प्लेंटियर, अमेज़न एंड एप्पल द न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने कहा कि क्या जो अमेरिका की 3 बड़ी टेक कंपनियों का नाम लिया है, इसमें और भी हम लोग जोड़ सकते हैं कि क्या प्लेंटियर, अमेज़न और एप्पल नई ईस्ट इंडिया कंपनी है। आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का संदर्भ यहाँ क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी वो है जिसने भारत को गुलाम बनाया था। भारत में व्यापार के बहाने से आई थी, फिर अपनी सेना खड़ी की, फिर किले फतह किए, राज्यों को तोड़ा, अपने साथ जोड़ा और फिर पूरे भारत पे कब्जा कर लिया था। तो डेल रिम्पल का कहना है कि उन्होंने 30 साल से ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे हावी हुई ब्रिटेन की राजनीति पर और कैसे उसने फिर पूरा दुनिया भर में अपना विस्तार किया, ख़ासतौर पर भारत में, और वहाँ पर कब्जा किया और वो फिर आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गई। तो उसको पूरे पैटर्न को समझने की कोशिश की उन्होंने और इसी अवधि में अमेज़न और एप्पल जैसी जो बड़ी टेक कंपनियां खड़ी हुई उनका भी अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने पाया कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पैटर्न पर काम कर रही हैं। उन्होंने समझाया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अपने काम की शुरुआत की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1780 के आसपास जो ब्रिटेन के पॉलिटिशियन थे उनको कारपोरेट डोनेशन देकर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पैदा करना शुरू किया, राजनीति को प्रभावित करना शुरू किया। आज भी टेक कंपनियां लॉबिंग और डोनेशन के ज़रिए यही काम कर रही हैं। मतलब EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1790 में जिस तरह से पॉलिटिक्स को प्रभावित किया, उसको अपनी मुट्ठी में लिया, वैसे ही आज की ये बड़ी टेक कंपनियां अमेरिका में कर रही हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्व कर्मचारी ब्रिटिश संसद में पहुंचे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कर्मचारियों को जिताकर ब्रिटिश संसद में पहुंचाया। 1/3 सांसद उस कंपनी से जुड़े थे और बहुत सारे ऐसे थे जिनके इंटरेस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए थे। तो इस तरह का एक, कहना चाहिए, दुष्चक्र बनाया और उससे पूरे ब्रिटेन की राजनीति का और ब्रिटेन की जो सत्ता थी उसके फैसलों को प्रभावित करना शुरू किया। सिलिकॉन वैली के जो एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं उसमें यही प्रवृत्ति देख सकते हैं। ट्रम्प का जो अभी इनॉग्रल फंक्शन हुआ था उसमें टेक कंपनियों के सारे बड़े रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। डेल रिम्पल का इसे रॉबर्ट क्लाइव, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे खासम खास आदमी थे जिन्होंने भारत को गुलाम बनाने की अभियान शुरू किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश संसद में अपने एक्सप्लॉइट, लूट खसूट को जस्टिफाई करने की तुलना करते हैं। एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव ने जो लूट मचाई भारत में उसको जस्टिफाई किया, उसी तरह से ये जो बड़ी टेक कंपनियां वो भी अपनी लूट खसूट को इसी तरह से जस्टिफाई करती हैं।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे महाद्वीपों से ज़्यादा आर्थिक शक्ति हासिल कर ली, इतनी कमाई की, इतनी इनकम की कि उसकी ताकत जो थी वो तमाम महाद्वीपों के मुकाबले ज़्यादा हो गई। आज अमेज़न, एप्पल जैसी कंपनियां भी तमाम जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बहुत सारे देशों के बजट को से भी बड़ा बजट अपने पास रखती हैं, उनके बड़ा जीडीपी है और उनको कंट्रोल भी कर रहे हैं। डेल रिम्पल कहते हैं कि इतिहास दोहरा रहा है, निजी कंपनियां इतनी ताकतवर हो रही हैं कि राज्यों को प्रभावित कर सकती हैं। अब उन्होंने अमेज़ॉन और एप्पल का नाम लिया, उसके साथ प्लेंटियर का नाम लिया। प्लेंटियर का नाम इसलिए जोड़ा गया क्योंकि प्लेंटियर वो कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि अमेरिकी सरकार से सीधे नत्थी है, मिलिट्री को सहयोग दे रही है, पुलिस के साथ जुड़ी है, इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ जुड़ी है, उनके साथ काम कर रही है, बड़े पैमाने पर डेटा इंटीग्रेशन, सर्विलांस और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स टूल्स बनाती है और एक तरह से सर्विलांस स्टेट को मजबूत करने वाली कंपनी है। तो ये तो पूरी तरह से एक तरह से अमेरिकी सत्ता के साथ मिली हुई है। अब ज़रा इसको देखें दूसरे एक संदर्भ में, बड़े संदर्भ में, कि क्या ये नव उपनिवेशवाद है, न्यू कॉलोनिज्म है, डिजिटल साम्राज्यवाद है, जिसकी चेतावनी डेल रिम्पल भी दे रहे हैं। सीधे शब्दों में उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया है, लेकिन एनार्की और हालिया के बयान जो हैं वो बताते हैं कि ऐतिहासिक साम्राज्यवाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था वो नए रूप में आ रहा है और इसके केंद्र में डेटा एक्सट्रैक्शन है, डेटा को इकट्ठा करना है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नियंत्रण करना है और निजी कंपनियों की असीमित शक्ति के जरिए ये जो नया ऐतिहासिक साम्राज्यवाद है वो काम कर रहा है। तो ये एक नए तरह का, बेशक डेल रिम्पल नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये नव उपनिवेशवाद है, डिजिटल कॉलोनिज्म है, जो उसी तरह की गुलामी को वापस ला रहा है पूरी दुनिया में। जाहिर है कि भारत में भी, और भारत भी इस पूरी प्रवृत्ति को समझने में, भारत की सत्ता, भारत का सत्ता प्रतिष्ठान असमर्थ है और बल्कि उस गुलामी को स्वीकार कर रहा है। जब एलन मस्क को आमंत्रित करते हैं आप, एनवीडिया के चेयरपर्सन को आमंत्रित करते हैं, फेसबुक, गूगल, मेटा, इनके अधिकारियों का आप खैर मकदम करते हैं ज़ोर शोर से, तो वो उसी दिशा में आप जा रहे होते जो पहले के राजा महाराजाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किया। उनके लिए रेड कारपेट बिछाए और फिर वो घुसकर उन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। तो ये एक तरह से डेटा कॉलोनिज्म भी आप इसको कह सकते हैं। डेटा कॉलोनिज्म वो है, इसको इस तरह से समझिए कि ऐतिहासिक जो उपनिवेशवाद था, जो पहले वाला उपनिवेशवाद था, उसमें ज़मीन, श्रम और कच्चा माल छीना जाता था, जिनको उपनिवेश बनाया जाता था। जैसे भारत को उपनिवेश बनाया तो यहाँ से ये सारी चीज़ें खींची गई। अब आज जो है डेटा नया कच्चा माल है। बिग टेक इसे बिना प्रॉपर कंपनसेशन दिए, बिना आपकी हमारी सहमति के इकट्ठा करता है, प्रोसेस करता है और फिर उससे मुनाफा कमा रहा है। ये लैंडलेस या सूचना आधारित उपनिवेशवाद है, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड उपनिवेशवाद है। इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके, उसका इस्तेमाल करके, उसका कारोबार करके ये डिजिटल कॉलोनिज्म बनाया जा रहा है। इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड, प्लेटफॉर्म्स, केबल, एआई, ये सब इसके हिस्से हैं और ये ग्लोबल साउथ को नियंत्रित करने की स्थिति में पहुंच चुका है। तो आप इससे समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बड़ी बिग टेक कंपनियां हैं, जिनके नाम हमने अभी लिए हैं और जिनके नहीं लिए हैं, उनको भी इसी में जोड़कर आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इनको मैं दोनों को कंपेयर भी कर सकता हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी और आधुनिक टेक कंपनियां हैं, वो कैसे काम कर रही हैं। शुरुआत जैसे मैंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी थी, फिर उसने अपनी सेना बनाई, फिर क्षेत्रीय कब्जा किया। इधर ये जो आधुनिक टेक कंपनियां हैं वो ट्रेडिंग कर रही हैं, सर्विस सेक्टर में हैं, डेटा, क्लाउड, एआई पर उनका नियंत्रण है। फिर एक्सट्रैक्शन क्या किया उन्होंने, क्या लूटा, क्या खींचा, भारत की संपत्ति, टैक्स और संसाधनों की लूट मचाई। उधर जो आधुनिक टेक कंपनियां हैं
वो यूजर्स का डेटा लूट रही हैं, उनकी व्यक्तिगत सामाजिक व्यवहारिक जानकारियां इकट्ठी कर रही हैं। जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ईस्ट इंडिया कंपनी लॉबिंग, डोनेशन, संसद में भ्रष्टाचार करके हासिल करती थी। ये भी लॉबिंग, सरकारी अनुबंध, डेटा से नीति को प्रभावित करती हैं। निर्भरता किस तरह से पैदा करती हैं, स्थानीय अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करके उन्हें अपने ऊपर निर्भर बना लेती हैं। इसी तरह से आधुनिक टेक कंपनियां क्लाउड, एआई आदि पर आपकी इकोनॉमी को निर्भर बना रही हैं। आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, उनके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं और इस तरह से वो उस मजबूरी का फ़ायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करती हैं। वैश्विक असमानता पैदा की ब्रिटेन ने। पूरी जो ग्लोबल साउथ है, जो जहाँ जहाँ भी उपनिवेश बनाए उनको उसने लूटा खसोटा, और इधर जो आधुनिक टेक कंपनियां हैं वो डेटा और मुनाफा कमाकर ग्लोबल नॉर्थ को सौंप रही हैं, ग्लोबल साउथ से लूट कर। उदाहरण के लिए आप बंगाल की लूट ले सकते हैं, प्लासी का युद्ध ले सकते हैं, और टेक कंपनियों के मामले में अफ्रीका में डेटा लेबनिंग, भारत में प्लेटफॉर्म डोमिनेंस और प्लेंटियर का सरकारी टाटा, ये सब मिलाकर डिजिटल कॉलोनिज्म की तरफ इशारा करती हैं, नए कॉलोनिज्म की तरफ इशारा करती हैं, और ये किस तरह से पूरे दुनिया में अपना जाल फैला रही हैं और शोषण कर रही हैं पूरी दुनिया का एक नए उपनिवेशवाद के जरिए। अब इसमें थोड़ा सा और कुछ उदाहरण देता हूँ मैं कि कैसे ग्लोबल साउथ में, ख़ासतौर पर दक्षिण अफ्रीका, भारत में किस तरह से ये काम कर रही हैं। तो अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने अफ्रीका में सस्ते घोस्ट नेटवर्क डेटा लेबलिंग के लिए समा जैसी कंपनियों से कॉन्टैक्ट किए हैं। अमेज़न मैकेनिकल टर्क पर भी कम मजदूरी देता है। मेटा, फेसबुक अफ्रीका, म्यांमार में गलत सूचना और नफरत फैलाने में आगे हैं। कंटेंट मॉडरेशन सस्ते देशों में आउटसोर्स कर देते हैं। एप्पल कोबाल्ट माइनिंग कांगो में और बाल श्रम और पर्यावरण नुकसान से जुड़े मुकदमे झेल रहा है। प्लेंटियर सरकारी सैन्य डाटा एनालिसिस कंपनी है जो सर्विलांस और प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग के जरिए राज्य को नई शक्ति दे रहा है। एआई ट्रेनिंग ग्लोबल साउथ के डेटा भाषाओं को कम महत्व, वेस्टर्न जो बायसेस हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करती रही है। तो ये पैटर्न है, यूएस डिजिटल एम्पायर का विस्तार है। फाइबर ऑप्टिक केबल, क्लाउड सर्वर और प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ये पूरी दुनिया पर एक बहुत ही तेज़ी के साथ अपना शिकंजा कसते जा रही हैं। अब इस चेतावनी को कितना गंभीर और सटीक माना जाए तो इसका भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। एक तो इन टेक कंपनियों के पास अनियंत्रित निजी शक्ति है, प्राइवेट पावर है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आज की कंपनियां स्टेट से भी बड़ी हो सकती हैं। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पहले एक सामान्य कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी की तरह भारत आती है, फिर वो अपना साम्राज्य इतना बड़ा कर लेती है कि ब्रिटिश की जो हुकूमत है उससे भी बड़ी नज़र आने लगती। इन टेक कंपनियों ने असाधारण शक्ति हासिल कर ली है, ये स्टेट पर हावी हो गए हैं। स्टेट, पैरेलल स्टेट इन्होंने खड़ा कर दिया है। जो राज्य हैं, जो देश हैं, वहाँ की सरकारें हैं, वहाँ की सत्ता है, वो इनके नियंत्रण में है और ये नियंत्रण पूरी दुनिया भर में फैलता जा रहा है। भारत भी उनमें से एक है। भारत को भी ये टेक कंपनियां अपने हिसाब से नियंत्रित कर रही हैं, जिसका हमें आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि वो किस तरह से हमारी राजनीति को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, किस तरह से पावर स्ट्रक्चर में दाखिल हो गई हैं, किस तरह से हमारी सरकारें उनके सामने बिछी हुई हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें मैं और बताता हूँ आपको कि कैसे इनका साम्राज्य फैला है या कैसे ये दुनिया भर में फैल चुकी हैं और कैसे नियंत्रण कर रही हैं राजनीति को, संसाधनों को। आज की जो टेक कंपनियां, बड़ी टेक कंपनियों का उदाहरण लेते हैं, जैसे अमेज़न है। ये अमेज़न वेब सर्विस जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्लाउड प्लेटफॉर्म है। कई देशों की सरकारें, बैंक, अस्पताल इस क्लाउड प्लेटफॉर्म पर निर्भर करती हैं। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक तरह का नियंत्रण है बड़ी कंपनियों का। एप्पल आईफोन से शुरुआत की, अब पूरा इकोसिस्टम
ऐप स्टोर, आई क्लाउड, एप्पल पे कंट्रोल करता है। यूजर्स इसमें दाखिल होने के बाद, शामिल होने के बाद लॉक इन हो जाते हैं, उसके एक तरह से बंदी बन जाते हैं। इसी तरह से गूगल अल्फ़ाबेट जो है वो सर्च इंजन से शुरू होता है। अब एंड्रॉयड, यूट्यूब, जीमेल्स, मैप्स, एआई जो जेमिनी है, उस सब पर इसका नियंत्रण है। और कई देशों में इंटरनेट का मतलब गूगल है, लोग दूसरा कुछ जानते ही नहीं हैं, उसी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से मेटा जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह चलाता है, सोशल नेटवर्किंग, अब डिजिटल सोशल स्पेस पर इसने नियंत्रण कर लिया है। अफ्रीका के कई हिस्सों में फेसबुक ही इंटरनेट माना जाता है। सबसे ज़्यादा इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सोशल नेटवर्किंग के लिए करते हैं, यहाँ तक कि सरकारें भी करती हैं, राजनीतिक दल करते हैं। अब आप सोचिए किस तरह से वो वहाँ पर मजबूर हो गए या बंध गए हैं। इस तरह से प्लेंटियर जो मैंने जिसके जिक्र किया, ये एक डेटा एनालिटिक्स कंपनी है। यूएस सरकार, मिलिट्री, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए आंखें और दिमाग बन गई है। एक जो सर्विलांस स्टेट की बात की थी, तमाम तरह की चीज़ें ये प्लेंटियर नाम की जो कंपनी है वो प्रोवाइड करती है। इसी तरह से डाटा जो है वो नया वेल्थ, नया धन बन गया है। पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, भारत से सोना, चांदी, मसाले, कपड़े और टैक्स के ज़रिए धन निकाल ले जाती थी। अब ये बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं, यूजर्स फ्री में ऐप इस्तेमाल करते हैं, अपना डाटा, निजी जानकारी, व्यवहार, लोकेशन, रिश्ते सब सौंप देते हैं। कंपनियां इस डेटा को बेचती हैं, एआई ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करती हैं और विज्ञापन के ज़रिए मुनाफा कमाती हैं। ग्लोबल साउथ, भारत, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका वगैरह से ज़्यादा डेटा निकाला जाता है क्योंकि यहाँ पर रेगुलेशन बहुत बहुत कमज़ोर है, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं वो। अफ्रीका में डेटा लेबलिंग, एआई के लिए डेटा साफ करने के लिए सस्ते मज़दूरों को लगाया जाता है, ये काम कर रही है। फिर निजी सेना और नियंत्रण की जो संरचना है वो क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सेना, नौसेना और किले रखती थी, युद्ध लड़ती थी, लेकिन आज अमेज़न जो विशाल सप्लाई चेन है, डेटा सेंटर हैं, लॉजिस्टिक नेटवर्क्स हैं, जैसे वो बिल्कुल एक तरह के डिजिटल किले हैं, डिजिटल फोर्ट हैं। प्लेंटियर एआई और डेटा टूल्स सरकारों को सर्विलांस और प्रिडिक्टिव प्राइस पॉलिसिंग की शक्ति देते हैं। ये एक तरह से इंटेलिजेंस आर्मी है। गूगल, मेटा एल्गोरिथम से क्या दिखेगा, क्या ट्रेंड करेगा, ये सब नियंत्रित करते हैं। कंटेंट मॉडरेशन उनकी सेना जैसे काम करता है। क्लाउड कंपनियां अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, अज्यूरे, गूगल क्लाउड, दुनिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इनके हाथ में। अगर ये इसको बंद कर दें, ऑफ कर दें, तो कई देशों की अर्थव्यवस्था, पूरी व्यवस्था ही ठप हो जाएगी। अब आते हैं राजनीतिक लॉबिंग और प्रभाव कैसे हासिल करती हैं ये कंपनियां। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके बारे में मैंने बताया था कि कैसे वो राजनेताओं को डोनेशन देकर ब्रिटिश संसद में अपने आदमी भेजकर करती थी। आज की टेक कंपनियां वाशिंगटन, ब्रसेल्स, दिल्ली में भारी लॉबिंग करने पर खर्च करती हैं, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं। प्लेंटियर का यूएस मिलिट्री और आईसीई के साथ काम करना, अमेज़न का सरकारी क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट, ये और इनके प्रतिनिधि को फंड करना, सांसदों को फंड करना और इस तरह से पॉलिटिक्स पर कंट्रोल करना, ये इसका उदाहरण है। और वैश्विक संचालन और स्थानीय निर्भरता पैदा करना, ये एक दूसरे तरह का नियंत्रण है जिसमें विकासशील देशों में फ्री और सस्ती सर्विस देकर बाजार पर कब्जा करना है। लोकल कंपनियां और सरकारें इन प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर हो जाती हैं। भारत में कई सरकारी सेवाएं गूगल या अमेज़न क्लाउड पर चल रही हैं। अफ्रीका में मेटा की फ्री बेसिक्स को डिजिटल कॉलोनिज्म ही कहा जाता है। तो ये पूरा कहना चाहिए एक ऐसा इकोसिस्टम इन टेक कंपनियों ने बना दिया है जो कि विशुद्ध रूप से डिजिटल कॉलोनिज्म है, जिसमें तमाम देश जो खास तौर पे आर्थिक रूप से कमज़ोर देश हैं, इन डिजिटल कंपनियों के गुलाम बन गए हैं और ये कंपनियां उनका भरपूर इस्तेमाल कर रही हैं, भरपूर शोषण कर रही हैं, भरपूर मुनाफा कमा रही हैं और एक नई तरह की गुलामी पूरी दुनिया में पैदा कर रही है। ये भयानक स्थिति है। इसको समझने में
अभी भी हमारी सरकारें नहीं पा रही हैं। ये ग्लोबलाइजेशन का जो सिलसिला शुरू हुआ था उसका एक विस्तार है और उसी के ज़रिए वो पूरी दुनिया की राजनीति को और आर्थिक जगत को कंट्रोल करने में अमेरिकी साम्राज्य की मदद कर रही हैं। यहाँ एक अंतर ज़रूर मैं दिखाना चाहूँगा कि एक अमेरिका है जहाँ पर ये कंपनियाँ इतनी बड़ी हो गई हैं कि उन्होंने स्टेट पर कंट्रोल कर लिया है और स्टेट से जो जैसा करवाना चाहती हैं वो करवा सकती हैं। दूसरी तरफ चीन में भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन वो स्टेट पर हावी नहीं है, स्टेट उन पर हावी है, स्टेट उनको नियंत्रित करता है। तो कभी ऐसा नहीं होता कि ये वहाँ की कंपनियां चीन के सत्ता को इन्फ्लुएंस करके अपने हिसाब से पॉलिसी चेंज करवा लें। ये बहुत ज़रूरी है और ये चीन इसका ध्यान रख रहा है। इसलिए वो कंपनियां सत्ता के की ताकत को, पावर सेंटर को या संसाधनों को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। लॉबिंग के ज़रिए, करप्शन के ज़रिए वो, और पकड़ में आता है तो बड़े बड़े धन पशुओं को वहाँ लटका दिया जाता है। तो ये फ़र्क है अमेरिकी और चीन की जो बड़ी कंपनियां हैं उनके चरित्र में और वहाँ की सत्ता में। इस वजह से चीन उस तरह का खतरनाक खेल नहीं खेल रहा है जैसा अमेरिका की ये टेक कंपनियां, और इनसे बहुत 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 सावधान होने की ज़रूरत है। लेकिन हम तो मंदिर में चोरी करने में लगे हैं, हम चढ़ावा चोरी करने में लगे हैं, हम सम्मान बटोरने में लगे हैं, हमारा ध्यान इस पर है ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।